शायद आप लोग सब जानते हो, रोहित वेमुला और पायल तडवी वाले मामले को, कि उन दोनों ने आत्महत्या कर ली। तो कर्नाटक, आंध्र दोनों जगह ये शोर मचा कि ये तो आत्महत्या इन्होंने प्रताड़ना से की है, जातिगत भेदभाव के आधार पर होता था। वहां के कोर्ट्स ने वो माना नहीं। अंत में बात आई सुप्रीम कोर्ट तक। लगे रहे वो लोग, कुछ लोग, जो कौन लोग हैं इन पर थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। तो वो लोग लगे रहे और सुप्रीम कोर्ट तक आ गए। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने बहुत से ये तथ्य दिए कि साहब भेदभाव होता है और इस भेदभाव के कारण ये रोहित वेमुला और पायल तडवी ने आत्महत्या की है। तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि शिक्षण संस्थानों में किसी भी प्रकार का जातिगत या किसी भी प्रकार का भेदभाव न हो, इसके लिए अनिवार्य व्यवस्था शासन करे। तो शासन ने फिर सितंबर 2025 में एक ड्राफ्ट तैयार किया, जिसमें यह था कि एससी, एसटी, महिला, विकलांग किसी के विरुद्ध अगर किसी परिसर में अन्याय होता है तो उसके लिए कुछ उन्होंने उपाय सुझाए। तो इस पर से जो अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग विद्यार्थी संघ है, उसने एक प्रचंड यहाँ वहां आंदोलन किया। प्रचंड तो नहीं कह सकते क्योंकि हम लोगों को तो पता नहीं चला कब आंदोलन किया, लेकिन बताया गया कि बड़ा प्रचंड आंदोलन हो रहा है और बड़ा प्रचंड दबाव है। तो इसके बाद जो वर्तमान सरकार है वो उसने बड़ी खुशी से उस प्रचंड दबाव को स्वीकार कर लिया, नतमस्तक हो गई, और उसने 13 जनवरी 2026 को ये समता संवर्धन विनियम 2026 असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया। अब मुझे पता नहीं इतना विस्तार से तो सजन जी बताएंगे, हो सकता है ये 2026 का पहला असाधारण राजपत्र हो या कुछ और हो, लेकिन ये 2026 में असाधारण राजपत्र में भारत सरकार ने प्रकाशित किया। इसमें संक्षेप में अगर हम जाने कि क्या है, तो एक तो इसको कहा गया है समता संवर्धन, और इसमें कहा गया है कि इस विनियम में जो प्रावधान किए जा रहे हैं वो सभी उच्च शिक्षण संस्थाओं और शिक्षण संस्थाओं को पालन करना अनिवार्य है, इनका अनुपालन अनिवार्य है। अगर नहीं करेंगे तो उच्च शिक्षण संस्थाओं की मान्यता ये रद्द कर सकती है यूजीसी, अथवा वो कुछ और कड़े कदम उठा सकती है। उसमें बहुत से दिए हैं, विस्तार से नहीं है। तो उसमें क्या क्या कहा है कि एक तो सब जगह जो है समता समितियां स्थापित होंगी, इसके साथ एक समान अवसर केंद्र स्थापित होंगे, दूसरा हो गया। तीसरा हो गया कि एक समता हेल्पलाइन होगी जो 24 घंटे काम करेगी, जबकि बच्चों की पढ़ाई के लिए, परीक्षा में उनकी सहायता के लिए कोई ऐसी हेल्पलाइन नहीं है जो 24 घंटे काम करती हो। लेकिन इस समता संवर्धन के लिए, क्योंकि वस्तुतः विषमता संवर्धन है और जातिगत भेदभाव को बढ़ाने वाला है, उसके लिए समता हेल्पलाइन नाम दिया है छलपूर्ण, जैसा कि आदत है, आगे हम बताएंगे किनकी आदत है। भारतीयों की, हिंदुओं की तो ये आदत रही नहीं है, क्रिश्चियन मिशनरीज की ये आदत है शब्द छल की। तो समता हेल्पलाइन है। इसके बाद एक इक्विटी स्क्वाड भी है, माने पहरेदारी, चौकीदार, पहरेदार जो भी कह लीजिए। हमारे तो भारत के प्रधान सेवक भी चौकीदार हैं, और इसमें भी चौकीदारों के झुंड रहेंगे जगह जगह। और फिर इसके साथ इक्विटी एम्बेसडर भी रहेगा, समता का राजदूत हर शिक्षण संस्थान में। और वो जो है ये देखेगा छात्र संघ में, छात्र संगठनों में, विभागों में, संकाय यानी फैकल्टीज में, सब जगह कि कोई भेदभाव तो नहीं हो रहा है। अगर कहीं लगा तो फट से रिपोर्ट करेगा। किसको रिपोर्ट करेगा? संयोजक को। संयोजक को वो लिखित रिपोर्ट कर सकते हैं, ईमेल से भेज सकते हैं। अगर ऐसी कोई रिपोर्ट आती है तो 24 घंटे में उस पर विचार करना अनिवार्य होगा और फिर रिपोर्ट देना होगा। जो रिपोर्ट आएगी उसके विरुद्ध जो सामान्य अनारक्षित समुदाय के लोग, विद्यार्थी होंगे, वो 30 दिन के भीतर उसके विरुद्ध कोई रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, अपील कर सकते हैं, अन्यथा वो उन पर मान्य हो जाएगा। ये जो समितियां बनेंगी वो उसमें कुलपति विश्वविद्यालय के स्तर पर और प्रिंसिपल कॉलेज के स्तर पर अध्यक्ष होंगे,
और उनके 9 सदस्य होंगे, जिनमें 3 वरिष्ठ यानी सीनियर फैकल्टी मेंबर होंगे, वरिष्ठ संकाय सदस्य, एक गैर शिक्षक स्टाफ होगा। इसके बाद समाज के 2 प्रतिनिधि होंगे, 2 विद्यार्थियों में से प्रतिनिधि लिए जाएंगे और एक संयोजक होगा। लेकिन इस समिति में जो 9 लोग हैं उसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, विकलांग और महिलाओं का, सबका, पांचों का प्रतिनिधित्व अनिवार्य हो गया, यानी कम से कम 5 तो इनके 9 में से होंगे ही, और जरूरत पड़ने पे पूरे 9 यही हो सकते हैं। इसकी कम से कम वर्ष में 3 बैठक होगी और उसकी रिपोर्ट दी जाएगी, ठीक है ना। अगर सामान्य श्रेणी के कुछ हुए तो वो भी जाहिर है कि बहुमत तो इन्हीं का रहेगा। तो ये एक पहली स्थिति है। फिर कहा गया कि साहब ये देखेंगे कि भेदभाव न हो, लेकिन जो इसमें मुख्य बात है कि कहा तो ये गया है कि विश्वविद्यालय के जो भी हितग्राही हैं, जो भी स्टॉक होल्डर्स हैं या स्टेक होल्डर्स हैं, उन सब के हित के लिए ये कर रहे हैं। लेकिन संपूर्ण जो विनियम है उससे पता चलता है कि जैसे कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, विकलांग और महिलाएं ही यूनिवर्सिटी एजुकेशन सिस्टम की स्टेक होल्डर हैं, वही हितग्राही हैं। ये जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, कायस्थ, भूमिहार आदि आदि जातियां हैं, सेठ, महाजन, वैश्य बहुत बड़े, उनमें से कोई विश्वविद्यालयों के हितग्राही हैं ऐसा इस विनियम से नहीं लगता। उनके बारे में कोई चिंतन नहीं किया गया। अब तक जिन लोगों ने बड़े बड़े महाविद्यालय, विश्वविद्यालय बनाए हैं, दान दिया है स्वयं काशी हिंदू विश्वविद्यालय को, इन्हीं जातियों ने, जिनको ये अनारक्षित जाति बना के रखा गया है, उन्हीं ने दान दिया है। तब काशी हिंदू विश्वविद्यालय और बहुत सारे विश्वविद्यालय, महाविद्यालय खड़े हुए, इनको इसमें हितग्राही नहीं माना गया है, विनियम से घोषित नहीं किया गया है, लेकिन इसके प्रारूप में यह है कि ये हितग्राही मानो हैं ही नहीं। अब डिस्क्रिमिनेशन न हो ये देखना इनका काम है। तो डिस्क्रिमिनेशन की परिभाषा क्या दी है, भेदभाव की परिभाषा, कि किसी भी प्रकार का अनफेयर यानी असुंदर व्यवहार अगर होता है तो वो डिस्क्रिमिनेशन है। असुंदर कौन है वो यही समिति तय करेगी। किसी भी प्रकार का भेद का प्रदर्शक या भेद दिखाने वाला या किसी तरह का बायस्ड लगे कि आप फलानी जाति के प्रति पक्षपात करते हैं, ऐसा व्यवहार। लेकिन इसमें जो खास बात है कि वो व्यवहार एक्सप्लिसिट हो या इम्प्लिसिट, यानी आपने कोई व्यवहार किया, ये कमेटी कह सकेगी कि देखने में तो आपने कोई एक्सप्लिसिट ऐसा व्यवहार नहीं किया है जो डिस्क्रिमिनेशन है, लेकिन इम्प्लिसिट है, इसमें ये निहित है, मानो किसी की भी व्याख्या कर देंगे। साहब आपने ऐसे देख लिया, आपने उसको कहा कि अरे जरा बैठो, वो आया था तो, और आप क्लास ले रहे थे और वो अपनी बात कह रहा था, आपने कह दिया कि बैठो, तो ये इम्प्लिसिट है कि आपने उसके साथ भेदभाव किया। या वो झूठी शिकायत लेके गया, आप प्रश्न करने लगे, तो वो कहेगा ये इम्प्लिसिट है कि आपने भेदभाव किया क्योंकि आप तो हमसे प्रश्न कर रहे हैं। तो ये जो कह दिया है ना कि वो एक्सप्लिसिट हो या इम्प्लिसिट, अंतर्निहित हो, उसमें अव्यक्त हो या व्यक्त हो, वो माना जाएगा। और जो जाति आधारित डिस्क्रिमिनेशन है उसकी विनियम में बहुत स्पष्ट परिभाषा की गई है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग, ओबीसी और महिलाएं, इन्हीं के विरुद्ध कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है। ये सार है। अब इसमें से बहुत सारे प्रश्न उभरते हैं जो बहुत संक्षेप में अपन चर्चा करेंगे। पहला तो ये है कि इसमें एससी, एसटी, ओबीसी, विकलांग और महिलाओं का यूजीसी के अफसरों ने, जिन्होंने ये बिल बनाया, अथवा जुडिशियरी ने, जिसने केवल, अगर सचमुच, क्योंकि जुडिशियरी का निर्णय जो मैंने पढ़ा है वो तो ये था कि भेदभाव मूलक कुछ ना हो, तो उसकी ये व्याख्या भी हो सकती थी कि किसी भी के विरुद्ध भेदभाव नहीं होगा। लेकिन अगर ये मान लें कि जुडिशियरी की वही मंशा थी जो यूजीसी, जो असाधारण राजपत्र में प्रकाशित है, तो मानना पड़ेगा कि यूजीसी के अफसर भी और जिन जजेस ने ये मान लिया कि केवल इन्हीं जातियों के साथ, अगर ऐसा माना हो, क्योंकि मुझे ऐसा लगा नहीं उस निर्णय में, लेकिन अगर विस्तार से कुछ ऐसा हो तब तो यूजीसी ने ऐसा बनाया है, तो वो उनका जो है वो फॉल्स रिप्रेजेंटेशन है। वो अपने आप को ओबीसी या एससी एसटी का
रिप्रेजेंटेशन किस आधार पर मान रहे हैं ये प्रमाणित नहीं होता, क्योंकि ऐसे बहुत से अन्य पिछड़ी जातियां जिन्हें कहते हैं वो राजा शासक रहे हैं, प्रशासक रहे हैं, लेकिन वर्तमान को भी कहें तो उनमें से बहुत रामचरितमानस के, रामायण के, गीता के विद्वान हैं, भागवत के विद्वान हैं, वो बांटते हैं तो उनका बहुत सम्मान होता है। अब कहीं आपस का रंग राग द्वेष, दक्षिण भारत में उसमें से बसवेश्वर के अनुयायी हैं, नायनार और आलवार संतों के अनुयायी हैं, बहुत ही सम्मानित हैं, बहुत ही पूज्य हैं। तो उन सबको ये कह देना कि वो सब अपमानित होते हैं अनारक्षित जातियों के द्वारा, जनरल कैटेगरी के द्वारा, ये फॉल्स रिप्रेजेंटेशन है। किसी भी जज को अथवा यूजीसी के किसी भी प्रशासक को अथवा देश के किसी भी शासक को ये अधिकार तो नहीं है कि वो ये कहते कि सारे ही ओबीसी के लोगों का ये मत है कि हमको अपमानित किया जाता है। पहला तो ये झूठ है। एक मुख्य बात यह है कि सामान्य वर्ग की ओर से तैयारी जो नहीं हो रही, जो विचारणीय प्रश्न है, क्योंकि ये दो लोगों की मृत्यु जैसे भी हुई जो विवादास्पद है, उसको लेके इतनी विशाल तैयारी हो गई, लेकिन मंडल आयोग की जो रिपोर्ट आई थी जो भेदभाव मूलक थी, उसका अभी समय नहीं है, बहुत विस्तार से मैंने उस पर बोला है, लिखा है, लेख भी लिखे थे, पुस्तक में भी दिया है। तो उतनी झूठी, अन्यायपूर्ण, सरासर सब प्रकार से असत्य रिपोर्ट के विरुद्ध 100 से अधिक तो मेरी जानकारी में है देश भर में युवकों ने आत्महत्या की थी। दिल्ली में ही राजीव गोस्वामी सहित कई लोगों ने आत्महत्या की थी। जब वो आत्महत्या कर रहे थे तो वहीं से वीपी सिंह और शरद यादव और बहुत से लोग निकलते थे खिलखिलाते हुए, हंसते हुए, कहते कि देखो मर रहे हैं। ठीक है, तो मुख्य बात यह है कि ऐसे आत्महत्या जो कथित उच्च जाति या जनरल कैटेगरी या अनारक्षित जातियों के युवकों युवतियों ने की, हमारे बड़े बड़े विद्वान मित्र हैं, उनके विभागीय शुक्ल आईआईटी में बहुत ही प्रतिष्ठित प्रोफेसर थे मैथमेटिक्स के, उनका एकलौता बेटा था, उसने भी आत्महत्या की, राजीव गोस्वामी ने भी आत्महत्या की। इनकी जांच, इनके बारे में तथ्य सामान्य वर्ग की ओर से कोई एक कमेटी क्यों नहीं बनी, उसने क्यों नहीं रखा, ये सामान्य वर्ग या अनारक्षित जातियों के लिए तैयारी न करने का एक प्रश्न उठता है। लेकिन इसका उत्तर ये है कि वस्तुतः है, लगता तो है कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी के लोग बहुत ही सजग हैं, लेकिन हम जैसे लोग जिनका अध्ययन करते हैं वो जब अध्ययन करके पाते हैं कि वस्तुतः ये लोग सामने रखे जाते हैं, इनके पीछे जो काम करती हैं वो क्रिश्चियन मिशनरियां हैं, जो पिछले 200 वर्षों से जो आरोप क्रिश्चियन मिशनरी हिंदू समाज पर लगाते रहे, क्योंकि उनको यहाँ आसानी से धर्मनिष्ठ हिंदुओं को अधर्मी या पापी बनाने में, जिसको वो कन्वर्जन कहते हैं, उसमें सफलता नहीं मिली। उसको धर्मांतरण शब्द बहुत ही गलत अनुवाद है, वो तो धर्म से अधर्म की ओर ले जाना या बलपूर्वक धर्म छीनना। कन्वर्जन का अर्थ है किसी का धर्म बलपूर्वक छीनना, धर्मस्वहरण या धर्मापहरण, कन्वर्जन का सही अनुवाद ये होगा। तो उस कन्वर्जन में जब उनको विफलता मिली तो उन्होंने ये सारी तैयारियां की हिंदू धर्म के दोष दिखाने की। तो ये इसका मतलब कि ये जो एससी, एसटी, ओबीसी विधिक रूप से, बौद्धिक रूप से बड़े सजग दिखते हैं अपना पक्ष रखने में, वो इसलिए नहीं कि वो हिंदुओं के सबसे मेधावी लोग हैं, बल्कि इसलिए कि उनके पीछे क्रिश्चियन मिशनरियां हैं। तो वो है, लेकिन फिर आपको तैयारी तो करनी पड़ेगी। मरने मारने में इन उच्च जाति जो कहते हैं, सामान्य अनारक्षित जातियां, जनरल कैटेगरी, इसके लोग कोई कम वीर नहीं है, कोई कम आत्म बलिदानी नहीं है। जैसे कि वो 2 लोग मरे तो हमारे शायद 1000 लोग मरे होंगे देश भर में, अकेले इसी रिजर्वेशन वाले भेदभाव पर ही। और संपूर्ण भारतीय इतिहास में देखें तो उस पर भी बाद में बात करेंगे। तो इस प्रकार ये भेदभावपूर्ण है। दूसरा क्या है कि तथ्य इससे विपरीत है। तो हम लोगों को जो करना चाहिए वो ये है कि तथ्य प्रस्तुति होनी चाहिए। तथ्य प्रस्तुति क्यों अभी तक सामान्य कैटेगरी, जिसे जनरल कैटेगरी कहा गया है, यानी जिसे मैं अनारक्षित हिंदू कहता हूं, उन अनारक्षित हिंदुओं की ओर से ये तथ्य क्यों नहीं बताए गए? कोई बात नहीं बताए गए तो, क्योंकि ये लड़ाई जो दिख रही है ये लंबी चलेगी। हो सकता है ये
20 साल, 25 साल, 30 साल चलें। क्यों? क्योंकि इनके पीछे क्रिश्चियन मिशनरीज। ऐसा नहीं है कि सत्ता में वो हिस्सा पाना चाहते हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को तो हिंदुओं ने आगे से ही दे दिया, तो वो सत्ता में हिस्सा पाके संतुष्ट हो जाएंगे, ऐसे मत समझिए। क्योंकि जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं, उनका उद्देश्य हिंदू धर्म का हर तरह से नाश करना, विखंडन करना, तोड़ना है। तो ये अंतहीन है। तो हमारे लोग शास्त्रों से प्रेरित हैं, संस्कार से प्रेरित हैं, उससे काम नहीं चलेगा। आधुनिक जो तैयारियां होती हैं, जो सब तरह से मॉडर्न इंटेलेक्चुअल जो भी तैयारी है वो करनी पड़ेगी, जैसे कि इन लोगों ने किया, और जुडिशियरी में करनी पड़ेगी, वो नहीं किया गया। कभी भी अनारक्षित जातियों की ओर से स्वपक्ष की सशक्त प्रस्तुति आज तक नहीं हुई। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि विशेषकर जो ओबीसी हैं, तो हम लोगों को जो अनारक्षित जातियां हैं, इनके जो मेधावी लोग हैं, उनको थोड़ा अध्ययन करना पड़ेगा, तथ्य संग्रह करना पड़ेगा। उस पर विस्तार से अभी कहने का समय नहीं है, जब प्रश्नोत्तर होगा तो कह सकते हैं। तो इनमें से कुछ तो अपने आप को कहते हैं कि हम सदा से राजा रहे हैं। एक पुस्तक है यादवास थ्रू द एजेस, उसमें दावा किया गया है कि वैदिक काल से और अभी अंग्रेजों के आने तक सब जगह हमारा राज्य था। और उस पुस्तक में कहा गया है कि इस पुस्तक को राम नरेश यादव, तो चंद्रजीत यादव, तो शरद यादव, तो मुलायम यादव, तो फलाना यादव, ठिकाने यादव, सारे यादवों ने पढ़ा है और उनका समर्थन प्राप्त है। तो अगर यादव लोग सारे देश में शासक रहे हैं, तो वो पिछड़े किस आधार पे हुए? सामाजिक पिछड़े किस आधार पे हुए? आर्थिक करेंगे तो फिर ब्राह्मणों में भी आर्थिक पिछड़े हैं, क्षत्रियों में भी, वैश्यों में भी। तो ये तथ्य प्रस्तुत देनी चाहिए। दक्षिण भारत में भी तो हम लोगों को करना ये चाहिए कि इन लोगों ने जो साहित्य संग्रह किया है, अपनी अपनी जाति का गौरवगान किया है। हम यादव सदा शासक प्रशासक रहे हैं, ये तो हमारे एस्टेट ने भी किया है। गोणों ने, खरवारों ने, भीलों ने, सबका गौरवशाली इतिहास है और हम तो इसके समर्थक हैं। लेकिन अनारक्षित जातियों के अगर कोई सचमुच अपने राष्ट्र से प्रेम करने लायक लोग वाले हैं, जो कि बहुत है मैं जानता हूँ, तो उनको उसमें से मेधावी लोगों को ये तथ्य संग्रह करना चाहिए। इनकी सबकी अलग अलग पुस्तकें छपी हैं, ट्राइबल्स की भी, गोणों की, भीलों की, खैरवारों की, गहरवारों की, मिजो की, मैती की, नगा की, सबकी पुस्तकें हैं कि हमारा गौरवशाली इतिहास रहा है। तो ये सामाजिक रूप से पिछड़े कैसे हुए? फिर यादवों की, रेड्डियों की, कम्मा की, दक्षिण भारत के बहुत सारी जातियां जो हैं, उनकी सबकी पुस्तकें हैं। उनका अपना जातीय इतिहास काफी 70-75 वर्षों में बहुत इन लोगों ने छापा है। तो उसको पब्लिक में लाना चाहिए, पब्लिक डोमेन में भी और कोर्ट में भी कि साहब ये तो सामाजिक रूप से, क्योंकि ये लड़ाई इसी तरह की है, केवल भावना की नहीं है। तो दक्षिण भारत की 50 जातियों ने अपने जातिगत इतिहास रचे हैं, और उत्तर भारत में यादवों ने, कुर्मियों ने, यहाँ तक कि तेलियों ने, और फिर अन्य बहुत सी जातियों ने अपने इतिहास रखे हैं जो आरक्षित हैं। तो अनारक्षित जातियों के, अनारक्षित हिंदुओं के मेधावी लोगों को तथ्य समाज में लाना चाहिए। फिर ये शासक रहे हैं, प्रशासक रहे हैं और स्वयं को बहुत बुद्धिमान मानते हैं, इसका भी प्रमाण है। और हम लोग तो उनको बुद्धिमान मानते ही हैं, क्योंकि साधारण हिंदू भी उनसे रामचरितमानस सुनता है, मानस की वो चौपाइयां बोलते हैं, तो हम सब लोग संबंधित होते हैं। और फिर जो हमारे तथ्य हैं शासक प्रशासक, ये देना चाहिए। संत साहित्य के विद्वान ये लोग रहे हैं, धनी और प्रतिष्ठित हैं। तो ये सब अधिकांश, मुख्य बात ये है कि जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से अन्याय के जितने मामले अब तक रिपोर्ट हुए हैं और बताए जाते हैं और लिखित मिलते हैं, तीनों स्तर पर, इतिहास में भी, वो तो ओबीसी जातियों ने ही की हैं। गांवों में शेड्यूल कास्ट पर सबसे ज्यादा अगर घटनाएं आई हैं तो ओबीसी जातियों के द्वारा। अहीरों ने मारा, तो पटेलों ने मारा, तो मराठों ने मारा, सबकी सब। ब्राह्मणों ने किसी को मारा, इसका बहुत विरल, और सेठों ने मारा हो कोई इतिहास मिलता ही नहीं है। तो वो सब अनारक्षित है, उच्च वैश्य और ब्राह्मण। और क्षत्रिय भी युद्ध करते थे, कोई रोज रोज थोड़ा सा रौब दिखा सकते हैं, लेकिन कोई मारते नहीं। इनका सबसे ज्यादा ओबीसी ने मारा है। तो इसका अर्थ है कि जो अनारक्षित जातियां हैं, वो राजनीतिक रूप से कम बुद्धिमान, भौतिक रूप से पिछड़ी सिद्ध हो रहे हैं, क्योंकि ये लड़ाई आधुनिक शरण में, आधुनिक ढंग की बौद्धिकता की।
आप शास्त्र में, आप संस्कार में बहुत कुछ हैं, इससे कुछ नहीं होता। तो विदेशी ईसाई मिशनरियों से 200 वर्षों की जो तैयारी चल रही है उसको जानना चाहिए। और फिर कुछ प्रश्न और उठते हैं कि अगर शिक्षा संस्थान जैसा पवित्र संस्थान, उसमें आप कह रहे हैं कि ऐसे अमुक-अमुक जातियों के अमुक-अमुक जातियों के युवक जो हैं वो अमुक-अमुक जातियों से भेदभाव करते हैं, तो फिर वो जुडिशियरी में भी करते होंगे, शासन में भी करते होंगे, प्रशासन में भी करते होंगे। तो अगर स्क्वाड बनाना है तो सभी जगह बनाओ, एससी एसटी का तो बना ही है, ओबीसी का भी बना दो। इससे क्या दृश्य उभरता है ये आप लोग देख रहे होंगे, मैं बहुत संक्षेप में बता रहा हूँ। इससे एक ऐसा दृश्य उभरता है कि ये तो टुकड़े-टुकड़े हो जाएंगे कि फिर। और मेरा एक और सुझाव है, सुझाव बाद में देंगे अगली बार, कि एक राष्ट्र रक्षक संघ बनना चाहिए, आरआरएस, आरआरएस, राष्ट्र रक्षक संघ, अनारक्षित जातियों को बनाना चाहिए। और कम से कम उनको कहना चाहिए कि हम निगरानी दल बनाएंगे और हम जांचेंगे कि आखिर ये जुडिशियरी में ये कौन लोग हैं जो इस तरह से भेदभावपूर्ण निर्णय देते हैं, और प्रशासन में कौन लोग हैं, और किसी पार्टी में, हर पार्टी, फिर हमको भी यदि वो दें न दें, सामाजिक रूप से हम कर सकते हैं। ये लोग बड़ी पब्लिक कमिटीज बनाते हैं, ये जो ईसाई मिशनरी हैं। तो राष्ट्र रक्षक संघ बनना चाहिए, आरआरएस, और उसकी ही समितियां हों जो जुडिशियरी में कौन ये कर रहा है इतना खुलेआम भेदभाव, और प्रशासन में और शासन में मांग होनी चाहिए। दूसरी बात ये भी है कि ये प्रश्न उठाना चाहिए कि अगर इतना ही हजारों साल से अन्याय हो रहा है तो फिर भारत में गौरव योग्य क्या है? तो भारत का कोई भी शासक फिर किस मुंह से भारत को गौरवशाली बताता है? अगर यहाँ के राजर्षि, महर्षि, विद्वान, कलाकार, गायक, वादक, शिल्पी, महाजन, सेनापति, सेनानी सबके सब भेदभाव ही करते रहे हैं, जाति के आधार पर भेदभाव करते रहे हैं, तो फिर आप इस पे गौरव क्या करते हैं? और इसी में से ये निकलता है कि इन सब की सूची बनाई जाए जाति के आधार पे। ये जो विद्वान हुए हैं, बड़े बड़े ऋषि महर्षि, इन्होंने क्या मानवीय गुणों का मंडन किया है या मानवीय गुणों के विरुद्ध बोलेंगे? है ना? हमारे महाकाव्य हैं, रामायण है, महाभारत है, उसमें मानवीय गुण की निंदा है या मानवीय गुणों को बढ़ाने वाले संस्कार हैं, ये सब पता लगाना चाहिए। और फिर ये भी कि पिछले 80 वर्षों में या 60-65 वर्षों में जो इनका शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी के नेता लोग, इनका जो लिटरेचर है उसमें अनारक्षित जातियों के प्रति घृणा, तिरस्कार, निंदा है कि उनके गुणों की प्रशंसा है? क्योंकि ये तो जांच होनी चाहिए कि भारत में क्या चल रहा है। और ये भी बात है, अब बाकी बातें चूंकि समय हो रहा है तो मैं बहुत जल्दी समेट रहा हूँ। और मुख्य बात यह है कि अगर इतना ही भेदभाव है, आप मानते हैं कि नहीं साहब ये तो करेंगे ही, तो पहली बात ये, एक तो अनारक्षित जातियों को राष्ट्रीय एकता के लिए इसलिए काम करना चाहिए कि नहीं तो ये राष्ट्र विखंडित हो जाएगा। दूसरे, हमें मांग करनी चाहिए कि यूजीसी तत्काल भंग हो, जिसने इतना मनमाना एक बना दिया है, क्योंकि कोर्ट ने तो कहा था कि भेदभाव मूलक न हो, तो आपने ये कर दिया। तीसरा, सरकार से मांग करनी चाहिए कि आप शिक्षा संस्थानों का निरीक्षण करने का अधिकार रखते हैं, लेकिन कोई शिक्षा संस्थान सरकार नहीं खोल सकती, कोई विश्वविद्यालय सरकार नहीं खोल सकता। और उसी में ये जोड़ दें कि भाई अगर जब तक ऐसा भेदभाव है तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी की अलग यूनिवर्सिटी हो, लोग अपना चलाएं, उसमें उन्हीं के विद्वान प्रोफेसर कुलपति रहें, और अनारक्षित जातियों के अलग विश्वविद्यालय हों, उनके कुलपति हों, उनके प्रोफेसर हों, उनके विद्यार्थी वहां पढ़ें, तो जिससे शांति रहे आपस में, रोज रोज करें नहीं। तो अभी संक्षेप में मैं यही कह रहा हूँ कि सब प्रश्न उठाने पड़ेंगे।